Next question, question number 106. Two rods A and B of identical dimensions are at temperature 30 degree. If A is heated up to 180 and B is heated up to 3 degrees Celsius, then the new length are the same. If the ratio of coefficient of expansion of A and B is 4:3, what is the value of phi? तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास दो रॉड्स है ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस। आइडेंटिकल डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ इज सेम। तो ओरिजिनल लेंथ एल ए एंड एल बी दे आर सेम। मैं बोल देता हूँ एल आर एट टेम्परेचर, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 30. तो both of them are at initial temperature of 30. तो initial temperature of A, theta 1 मतलब initial temperature of A, theta 1 of B, ये दोनों के दोनों है 30 degrees। अब आपको बोला है, इसके आगे बताया है A is heated up to 180 degree, मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ A is 180 डिग्री और B का फाइनल टेम्परेचर है 3 degree Celsius, right? Then they are telling you ratio of coefficient of linear expansion alpha A and alpha B, alpha A upon alpha B ये कितना है? 4/3, 4:3। और एक चीज बोला है आपको, न्यू लेंथ आर सेम। न्यू लेंथ का सेम होना, इसका मतलब फाइनल लेंथ एक काम करते हैं, फाइनल लेंथ है ये, इनिशियल लेंथ है, फाइनल लेंथ को नोट करते हैं एल डैश। तो एल डैश ऑफ ए इक्वल टू एल डैश ऑफ बी। इतना आपको दिया है, आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। तो क्वेश्चन समझा, हमारे पास दो रॉड थे ए एंड बी, दोनों का इनिशियल लेंथ क्या है? सेम है। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? सेम है। फाइनल टेम्परेचर ए का कितना है? 180, बी का कितना है? 3 डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का रेशियो क्या है? 4:3, राइट? फाइनल लेंथ क्या है? सेम। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज टी। तो यू शुड रिमेंबर, मैंने आपको बताया था जब आप एक रॉड को हीट करते हो देयर इज चेंज इन लेंथ, एंड इफ यू रिमेंबर चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा, where अल्फा इज constant of proportionality called as coefficient of linear expansion, L into delta theta। डेल्टा L मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल टू अल्फा L डेल्टा थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा L डैश इक्वल टू, वहां पे जाके माइनस ऐसा हो जाएगा प्लस L प्लस अल्फा L डेल्टा थीटा। फिर L डैश इक्वल टू L कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये आ गया फाइनल लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इनिशियल लेंथ इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर? तो ये फॉर्मूला पता होगा तो फिर यहाँ पे सॉल्व होगा। एल ए डैश फाइनल लेंथ ऑफ ए मतलब इनिशियल लेंथ ऑफ ए 1 प्लस अल्फा ए, 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा थीटा ऑफ ए इक्वल टू एल बी 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा थीटा ऑफ बी, करेक्ट? लेकिन एल ए और एल बी क्या बोला है? सेम। तो एल ए और एल बी हो जाएगा कैंसल बिकॉज इट इज सेम। 1 और 1 हो जाएगा कैंसल, तो आपको यहाँ मिलेगा अल्फा ए डेल्टा थीटा ए इक्वल टू अल्फा बी डेल्टा थीटा बी। तो यहाँ से अल्फा ए अपॉन अल्फा बी, you know what is alpha a upon alpha b? 4/3 into delta theta a equal to delta theta b, delta theta b. This is 4/3. What is change in temperature of a? Final temperature of a, जिसको मैं theta 2 a बोला था, minus initial temperature of a, right? What is delta theta b? Final temperature of b, final temperature of b minus initial temperature of b
4/3. What is final temperature of A? 180. What is initial temperature of A? 30. What is final temperature of B? T. What is initial? 30. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. You have to solve this. 3 को वहाँ शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर लो. So just multiply. What you will get is this 4 into 180. 18 4 70. How much is this? 720. 3 तो वहां शिफ्ट कर दिया ना, 3 वहां शिफ्ट कर दिया. 720. या एक काम करो, ऐसा करो, अगर आपको डिफिकल्ट जाता है तो 180 माइनस 30 150 150 इंटू 4 कितना? 600. तो 600 तो ये आ जाएगा 600 और 3 को वहां शिफ्ट कर दिया हमने तो 3t माइनस 90 शिफ्टेड 600 प्लस 90 equal to 3t. How much is this? 690 equal to 3t. तो कितना? 230. तो फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 230. देखते हैं ऑप्शन में होगा तो ठीक. ऑप्शन नंबर 8, राइट. तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये याद रखना जरूरी है. दो चीज. नंबर 1, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा थीटा, या तो फाइनल लेंथ इज इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. ये दोनों फॉर्मूलाज दे आर सेम फॉर्मूलाज. ये दोनों याद रखो. दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two rods of length L1 and L2 are made up of same material, are made up of materials, not same material, materials whose coefficient of linear expansion is alpha 1 and alpha 2. So दो rod है, both have length L1 L2 and expansion coefficients are alpha 1 and alpha 2. If the difference between two length is independent of temperature, important. Difference between the two length is independent of temperature. What do you understand by this? What is the meaning of this? At any temperature, L2 minus L1 will be constant, right? तो इसका मतलब ये होता है इनिशियल लेंथ का डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने बोला है डिफरेंस इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब इनिशियल लेंथ का डिफरेंस और फाइनल लेंथ का डिफरेंस होगा सेम. 0 डिग्री पे भी उतना ही डिफरेंस, 2 डिग्री पे भी उतना ही डिफरेंस, 4 डिग्री पे भी वही डिफरेंस, 100 डिग्री पे भी वही डिफरेंस. इसका मतलब दे आर एक्सपांडिंग इक्वली. जितना एक्सपांशन एक में उतना एक्सपांशन दूसरे में, राइट. मैंने अभी भी बताया था आपको. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच इज इंपॉर्टेंट, राइट. So do you see final length is equal to initial length plus initial length alpha delta theta. मतलब मैं लिख सकता हूँ L dash minus L equal to L alpha delta theta, right? लिख सकते हो ऐसा. L dash minus L final length minus initial length equal to L alpha delta theta. तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे? यहाँ पे ये L2 dash minus L2 dash minus L2 equal to L1 dash minus L1. This is change in length of second rod. This is change in length of first rod. What is change in length? Initial length into alpha into delta theta. तो यहाँ पे भी वैसे ही है, initial length into alpha 2 into delta theta, right? Then this is initial length of 1 alpha 1 delta theta, right? Good. delta theta will cancel out. ये हो गया cancel out. तो क्या मिला? L1 alpha 1 equal to L2 alpha 2. आ गया आंसर. L1 upon L2 equal to alpha 2 upon alpha 1. तो L1 upon L2. Where is L1 upon L2 alpha 2 by alpha 1? Option number B, right? तो क्वेश्चन वापस समझ लो. क्वेश्चन में इतना ही बोला है, दो रॉड है, लेंथ L1 L2 है,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन अल्फा 1 अल्फा 2 है, दोनों का लेंथ का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। एट एनी टेम्परेचर इट विल बी सेम। तो इसका मतलब L2 minus L1 is equal to L2 dash minus L1 dash. L2 minus L1 is initial difference in length. L2 dash minus L1 dash is final difference in length. But L2 minus L1 final, देखो क्या करेंगे, L2 dash minus L2 करेंगे. This is change in length of second rod. This is change in length of first rod. But change in length का formula क्या है? Initial length into alpha delta theta. So change in length in second rod मतलब L2 alpha delta theta, and this is L1 alpha delta theta, delta delta cancel. So L1 by L2 is alpha 2 by alpha 1. Next question. The coefficient of linear expansion of steel and brass are 11 into 10 power minus 6 and 19 into 10 power minus 6 per degree Celsius respectively. If the difference in length at all temperatures to be kept constant, if their difference in length at all temperature is kept constant at 30 centimeter, their length at 0 degree Celsius should be. तो हमारे पास दो मटेरियल है, स्टील एंड ब्रास। हमारे पास दो रॉड है, एक स्टील का एक ब्रास का। आपको ऐसा बोला है द डिफरेंस इन लेंथ एट ऑल टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब वही इनिशियल लेंथ ऑफ सेकंड माइनस लेंथ ऑफ फर्स्ट, या L1 माइनस L2 जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, सेम। तो ये हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट है, मतलब ये है 30 सेंटीमीटर। और आपको अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू भी है। they have given you what is alpha 1 and alpha 2 and they are asking you what is their length at 0 degree. कैसे फाइंड करोगे इसको? How will you solve this question? अभी देखा हमने, अभी जस्ट देखा रिसेंटली, पिछले क्वेश्चन में अगर डिफरेंस इन लेंथ कांस्टेंट होगा तो L1 by L2 is equal to alpha 2 by alpha 1, करेक्ट? What was alpha 2? पहला मतलब स्टील, दूसरा मतलब ब्रास, स्टील एंड ब्रास। तो अल्फा 1 is 11 into 10 power minus 6, 11 into 10 power minus 6. Alpha 2 is 19 into 10 power minus 6. Cancel and cancel. तो आपको अल्फा 2 by अल्फा 1 से L1 by L2 का रेशियो मिल गया 19 by 11। क्या करोगे आप? यहाँ से L1 कितना आएगा, 19 by 11 L2, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ऊपर के इक्वेशन में। तो व्हाट यू विल डू इज L2 माइनस L1 30 सेंटीमीटर था, तो L2 माइनस L1 कितना आया, 19 by 11 L2 30 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो, दिस इज 11 L2 माइनस 19 L2 अपॉन 11 इक्वल टू 30, करेक्ट? राइट? हाँ, थोड़ा गलत हो रहा है, माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि देयर इज रीजन बिहाइंड इट, मैं बताता हूँ क्या है, वो बाद में देखेंगे, बट जस्ट सॉल्व दिस फर्स्ट। हाउ मच इज दिस? minus 8 L2 equal to 330. What is 330 by 8? 41.3, 84 by 20, 41 point something। तो एक लेंथ 41 point something ऐसा आना चाहिए, राइट? करेक्ट? नेगेटिव क्यों आ रहा है? उसका सिंपल रीजन है, हमने बिना सोचे समझे L2 माइनस L1 कर दिया। हमको पता है कि कौन सा लेंथ बड़ा है, स्टील का ज्यादा या ब्रास का ज्यादा। हमने अगर L1 माइनस L2 किया होता तो फिर पॉजिटिव आता, राइट? तो डजंट मैटर, आंसर सिर्फ नेगेटिव आ रहा है, बट आंसर इज द सेम। तो यू विल गेट L2 इक्वल टू 41.25 सेंटीमीटर, करेक्ट? अगर ये 41.25 है तो दूसरा आंसर आपको मिल जाएगा 71.25। डिफरेंस कितना है दोनों में? 30। तो प्लस 30 करोगे, 41.25 प्लस 30 कितना? 71.25। ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ ये याद रखना, माइनस क्यों आया? क्योंकि हमारी गलती थी वो, यहाँ पे हमने L1 माइनस L2 लिखना चाहिए था, मैंने उल्टा लिखा है, तो करेक्ट कर लो, नो इश्यूज, जस्ट मेक इट L1 L2, सॉल्व इट।
Okay. So as I told you, you just have to make some small corrections. You will have to assume कि यहाँ पे L1 is greater than L2, तो L1 minus L2 equal to 30. Then अगर ऐसा है तो सीधा यहाँ पे करेक्शन L1 is 19 by 11 L2 minus L2 equal to 30. So 19 L2 minus 11 L2 upon 11 equal to 30. मतलब basically 8 L2 equal to 330. मतलब L2 equal to 41.25 centimeter. Done. L2 41.25. So L1 is 71.25. Next question. What is the temperature at which we get the same reading on both centigrade and Fahrenheit scale? तो सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में डिफरेंस पता होना चाहिए. तीन स्केल्स होते हैं, सेंटीग्रेड, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. सेंटीग्रेड स्केल मतलब क्या होता है कि हमारे पास जिस टेम्परेचर पे आइस का कन्वर्जन वाटर में होता है या वाटर का कन्वर्जन आइस में होता है, टेम्परेचर एट विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू आइस, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, राइट. तो जो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है उसको आइस पॉइंट बोलते हैं जनरल. इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस. हम बोलते हैं, हमने नाम दिया, हमने नंबर दिया. तो रिमेंबर, जिस टेम्परेचर पे वाटर का कन्वर्जन आइस में हुआ उसको हमने बोल दिया आइस पॉइंट और उसको बोल दिया 0. तो सेंटीग्रेड स्केल पे 0 मतलब द टेम्परेचर एट विच आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर या वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस. सिमिलरली द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स, मतलब वाटर का वाटर वेपर होगा, फेज चेंज होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज स्टीम पॉइंट. तो स्टीम पॉइंट को हम बोलते हैं 100 डिग्री. फिर हम इसके 100 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं और ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री. ये एक स्केल है. सेंटीग्रेड स्केल में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो इन सेंटीग्रेड स्केल जिस पॉइंट पे वाटर का कन्वर्जन आइस में होता है उसको बोलते हो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस. सेल्सियस में जिसको आपने सेंटीग्रेड में जिसको 0 बोला है उसी को यहाँ पे कितना बोल रहे हो, 32. स्टीम पॉइंट को क्या बोला है यहाँ पे, 100. और फ़ारेनहाइट में इसको बोलते हो कितना पता है, यू नो हाउ मच, 212. 180 डिविजन करते हैं, 180, राइट. तो ये 212 होता है. यहाँ पे टोटल 100 डिविजन होता है. ईच डिवीजन is 1 degree Celsius. Here you have 180 divisions. Each division is 1 degree Fahrenheit. ये difference है. ये पता होना चाहिए. Once you know this, then you must know how to convert from one to another. तो सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे जाता है पता होना चाहिए. How do you convert? There is some formula. नहीं पता होगा तो doesn't matter. X minus 32 upon 180 मतलब टेम्परेचर X minus lower point by total number of divisions equal to कैसे करोगे? Same. X is some temperature माइनस क्या लिया, लोअर लिमिट. कौन से स्केल में, फ़ारेनहाइट में. डिवाइड बाय किया, डिवीजन. तो सेंटीग्रेड स्केल में क्या लिखोगे इसको, x माइनस व्हाट इज लोअर, 0. डिवीजन कितने हैं, 100. तो 100 डिवीजन है तो जो आप कन्वर्जन फैक्टर बता रहे हो वो यही से आता है. दिस इज 5 दिस इज 9. तो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट बेसिकली. तो ये कन्वर्जन फैक्टर यही से आता है. तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट. तो देन आपको क्या बोला है, What is the temperature at which, तो x फाइंड कर लो ना. What is x? x फाइंड करना है. 9 वहाँ जाएगा, 5 यहाँ आएगा. 5x minus 160 equal to 9x, करेक्ट. तो 9x minus 5x मतलब कितना, 4x equal to minus 160. तो x कितना,
-40 डिग्री सेल्सियस की फ़ारेनहाइट। व्हाट इज दिस x? -40 क्या? -40 सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट दोनों ही, क्योंकि x ये दोनों स्केल में है। वही बोला ना, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच वी गेट द सेम रीडिंग इन बोथ। तो यार डिग्री सेल्सियस होगा या फिर फ़ारेनहाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। जिनको अभी भी नहीं समझा है तो समझ लो, कुछ नहीं है, हमारे पास 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट जहाँ पे वाटर का कन्वर्जन आइस में होता है या फिर आइस का कन्वर्जन वाटर में होता है, उसको बोलते हो आइस पॉइंट। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट, वेयर वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, मतलब वाटर वेपर बनता है। यहाँ पे आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, स्टीम पॉइंट को 100 डिवीजन कर देते हैं, ईच डिवीजन इज 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आइस पॉइंट को बोलते हैं 32 और स्टीम पॉइंट को बोलते हैं 212, और कितने डिवीजन करते हैं 180। इसका मतलब यहाँ का एक डिवीजन वहाँ का 1.8 डिवीजन है। 100 डिवीजन हियर इज इक्वल टू 180, तो यहाँ का एक डिवीजन वहाँ का कितना 1.8। तो क्या करोगे, आपको बोला है दोनों स्केल में टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो मैंने एक स्टेप कम लिखा, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर मेजर कैसे करते हो, x - 32 बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, x - 0 बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, तो हो गया x इक्वल टू -40, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hot wire of copper is stretched at a temperature of 150 degree between two fixed walls. At what temperature will the wire break when it is cooled? The breaking stress of copper is 2.45 into 10 power 8 Newton per meter square. Young's modulus of copper is 11.8 into 10 power 10 Newton per meter square. Coefficient of linear expansion of copper is 1.6 into 10 power -5 per degree Celsius. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास है किसका, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा है यंग्स मॉडुलस, तीसरा है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू है। तो आपको बोला है और टेम्परेचर भी बताया है, हॉट वायर ऑफ कॉपर इज स्ट्रेच्ड एट टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस बिटवीन टू वॉल्स। मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास दो वॉल्स हैं, दो वॉल्स के बीच में इफ आई पुट अ रॉड, ये दो वॉल्स के बीच में मैं एक रॉड लगा देता हूँ, आई कीप अ रॉड है, तो एक रॉड यहाँ पे रख दिया, सम रॉड, ओके, रॉड मतलब वायर ही है और उसको हीट कर रहे हैं। तो आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर हमने थर्मल स्ट्रेस ऐसा कुछ डिफाइन किया था, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, नो, ओरिजिनल लेंथ इज L, व्हेन यू हीट चेंज इन लेंथ इज डेल्टा L। अभी मैंने बताया आपको जस्ट नाउ, डेल्टा L इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा L बाय L इज अल्फा डेल्टा थीटा। यंग्स मॉडुलस Y इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, रिमेंबर दिस, थर्मल स्ट्रेस बोल देता हूँ इसको मैं, थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन, अपॉन थर्मल स्ट्रेन। ये स्ट्रेन जो है थर्मल स्ट्रेन है। व्हाट इज स्ट्रेन, डेल्टा L बाय L। तो Y इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन, अल्फा डेल्टा थीटा। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला बन गया y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा तो कुछ समझेगा आगे। तो आई वांट टू नो, ऑलवेज यू शुड बी रेडी, व्हाट इज थर्मल स्ट्रेन, अभी बताया, व्हाट इज थर्मल स्ट्रेन, व्हाट इज थर्मल स्ट्रेन, डेल्टा L बाय L, अल्फा डेल्टा थीटा। What is thermal stress, y into alpha delta theta, ये होता है thermal stress। क्यों ऐसा, y is stress upon strain, तो what is stress, y into strain, what is strain, this is strain। तो ये याद होना चाहिए आपको, गुड। तो if you remember this, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे, आपसे पूछा है
क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर द वायर विल ब्रेक व्हेन इट इज कूल्ड। वेरी गुड। तो यू मस्ट नो कि ये वैल्यू दी है, ये कितने दी है, हाउ मच, 2.45 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। यंग फर्स्ट वैल्यू भी दी है, व्हाट इज दैट, 11.8 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10 पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला y डेल्टा थीटा। थर्मल स्ट्रेस क्या है, F by A। व्हाट इज F by A, y डेल्टा थीटा इनटू सॉरी y अल्फा डेल्टा थीटा, y अल्फा डेल्टा थीटा। क्या फाइंड करना है आपको, जब कूल करोगे तब टेम्परेचर क्या होगा, F by A y अल्फा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, डेल्टा थीटा है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, हायर माइनस लोअर। व्हाट इज दिस वैल्यू, 2.45 into 10 power 8. What is y value, 11.8 into 10 power 10. What is alpha value, 1.6 into 10 power -5, 180 minus theta। 10 power 10 था क्या ये, yes 10 power 10। तो अब what will you have, बताओ, 10 और ये 8 कितना बचा, 2। तो 2 बचा तो 2.45, ये 1.6 मल्टीप्लाई था, ये इधर आ जाएगा, ये 11.8 भी मल्टीप्लाई था, ये भी इधर आ जाएगा, ये 10 पावर 2 भी यहाँ आएगा, राइट, 10 पावर 2 और ये -5 कितना हो जाता है, -3, ये 10, ये 10 पावर 10, 10 पावर 8 और 10 कितना, 2, 2 और ये -5 कितना, -3, -3 10 पावर -3 इक्वल टू 180 माइनस थीटा, राइट। अब इसको सॉल्व करो, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। 2.45 इंटू 10 पावर 3 ऊपर आ गया, नीचे क्या आया, 1.6 इंटू 11.8, दैट्स इट, इक्वल टू 180 माइनस थीटा। Solve this. What is 2.45 upon 1.6? बताओ टोटल आंसर क्या आएगा, how much, 55। आसपास में कुछ नहीं है, it's nothing near। 25 by 20, 5 by 4, 1.25, 125, 55 के आसपास आप बोल रहे हो, 180 में से 125, 55 तो कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो अब कैलकुलेशन यू विल बी डूइंग, नॉट मी, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, थर्मल स्ट्रेस इज y अल्फा डेल्टा थीटा, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व। आंसर 55 आ रहा है रफ कैलकुलेशंस में। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन a, नहीं a नहीं, they have given yes a 20 डिग्री, कैसे आया 20 डिग्री, हाउ, 18 पॉइंट समथिंग। तो ठीक है, यू हैव टू डू कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि ये याद रखना है, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। व्हाट इज दिस, व्हाट इज एफ बाई, कौन सा स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। व्हाट इज अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल स्ट्रेन। So we will begin with questions on thermodynamics। तो पहला प्रोसेस जो एज यू नो इज आइसोथर्मल,
मतलब अ प्रोसेस, पहले बात तो ये बताना चाहिए व्हाट इज अ प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोसेस? प्रोसेस, ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग इज अ सिस्टम। सिस्टम एनी ऑब्जेक्ट, उसका जो सराउंडिंग होगा दैट इज एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। मेरा क्वेश्चन ये था व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस, व्हाट इज थर्मोडायनामिकल प्रोसेस? एनी सिस्टम, और थर्मोडायनामिक्स में मोस्टली हम बात करते हैं गैसेस की। एनी सिस्टम मतलब एनी गैस विल हैव सम वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में नहीं आता है उसका क्वेश्चन। तो पी वी एंड टी, दीज आर थ्री वेरिएबल्स जिसको आप बोलते हो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। अब होता क्या है, तीनों में से एक कांस्टेंट रखते हैं और एक को वेरी करते हैं, फिर देखते हैं कि तीसरे में चेंज क्या है। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर चेंज किया, चेक करोगे वॉल्यूम कैसा चेंज हो रहा है, फिर आप बोलते हो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको बोलते हो आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट, बिकॉज इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस ऑलवेज बॉयल्स लॉ, राइट। देन दूसरा है आइसोबारिक प्रोसेस, pressure is constant, a process which occurs at constant pressure। और प्रोसेस का मतलब मैंने समझा दिया आपको, थर्मोडायनामिक वेरिएबल में चेंजेस हो रहे हैं। तो जब भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल में चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर क्या है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस कौन सा था, आइसोकोरिक। व्हाट इज आइसोकोरिक? वॉल्यूम कांस्टेंट, अ प्रोसेस व्हिच ऑकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बनेगा, राइट। ये सारे प्रोसेस होते हैं क्वासी स्टैटिक। व्हाट इज क्वासी स्टैटिक? ऑल दिस प्रोसेसेस, आइसोथर्मल या फिर आइसोबारिक या फिर आइसोकोरिक, these are quasi static। what is quasi static? Very slow, a process which occurs very slowly is called as quasi static process। अब इमेजिन मेरे पास एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक पिस्टन है और मैं पिस्टन को स्लोली मूव कर रहा हूँ, मतलब हम वर्क कर रहे हैं। वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आइडियली होना ये चाहिए था, ये वर्क मिल जाता गैस को, क्योंकि सिलेंडर के अंदर क्या था, गैस, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर के वॉल्स है वो कंडक्टिंग है, तो जो वर्क मैं कर रहा हूँ वो वर्क गैस को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी बढ़ रहा है उसका। लेकिन एट द सेम टाइम प्रोसेस स्मॉल स्लो था, वेरी स्लो था, क्वासी स्टैटिक था, तो गैस को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का टाइम मिल गया। दैट इज व्हाई यू से इट इज आइसोथर्मल। इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, हर बार ड्रॉ करके नहीं होगा। यू हैव अ कंटेनर, सिलेंडर, then you have gas inside this cylinder and it is fitted with a piston. This is a piston. You are moving this piston down and inside this piston what you have is a gas। गैस का ऑलरेडी कुछ एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस? हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, assumptions of kinetic theory, no two molecules of gas are interacting, there is no interaction। अगर इंटरेक्शन नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो अब इसके पास क्या बचा, ओनली काइनेटिक, राइट। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल दे हैव काइनेटिक एनर्जी, हो सकता है पोटेंशियल भी हो, मान लो है। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के पास जितना भी टोटल एनर्जी है, तो सम ऑफ energies of all the molecules of gas is called as internal energy। तो इसके पास क्या है, internal energy denoted by U। यहाँ पे हम लोग remember this, यहाँ पे हम लोग potential energy नहीं, U is for internal energy। यहाँ तक क्लियर? अब जब आप इस पे वर्क कर रहे थे, मतलब पिस्टन को नीचे मूव कर रहे हो, वर्क इज डन ऑन द गैस, राइट।
तो वर्क इज डन ऑन द गैस, मतलब ये वर्क डन इज एनर्जी व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आइडियली होना क्या चाहिए था, आइडियली इसका एनर्जी बढ़ना चाहिए था। एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस क्या था, क्वासी स्टैटिक था, मतलब इसको सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का टाइम मिल गया, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ा क्या, नहीं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हो, आइसोथर्मल। तो ये पता होना चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस। फिर एक दूसरा प्रोसेस भी है जिसको क्या बोलते हो, एडियाबैटिक। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? अब डिफरेंस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कंटेनर था, ये जो कंटेनर के वॉल्स है ये कंडक्टिंग है। एडियाबैटिक में वॉल्स जो होते हैं वो इंसुलेटिंग होते हैं। इंसुलेटिंग मतलब नॉन कंडक्टिंग होते हैं। तो यू हैव वॉल्स ऑफ द कंटेनर विच आर नॉन कंडक्टिंग। तो ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। अब इवन दो प्रोसेस स्लो है, लेकिन हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम विल इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, राइट। और एक तरीका भी है, सपोज इंसुलेटिंग नहीं होता, कंडक्टिंग वॉल होता, तो हम क्या करते, हम इस पिस्टन को रैपिडली मूव करते, सडन प्रोसेस, सडन कंप्रेशन। तो जब ये वर्ड आएगा सडन, सडन विच प्रोसेस, एडियाबैटिक, क्योंकि सिस्टम को टाइम नहीं मिला हीट एक्सचेंज करने का, ऑल ऑफ अ सडन, राइट। तो याद रखना इसको बोलते हैं वेरी रैपिड प्रोसेस। तो सडन प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता करना था आपसे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी in terms of number of moles of gas, in terms of in terms of molar specific heat at constant volume or constant pressure and change in temperature. What is formula of delta U? हाँ, CV, नो CV, ठीक है, CV, CV के टर्म में बता दो, एन CV dt, राइट। एक्चुअली तो CV नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो आप, तो चेंजिंग द वॉल्यूम, हाउ कैन इट बी CV, राइट। यू कैन से NC dt, NCP dt, ठीक है, या इस प्रोसेस की बात कर रहा था मैं। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है। अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो क्या लिखोगे, NCP dt, राइट। देन you should know what is zeroth law of thermodynamics, what is first law of thermodynamics, what is second law of thermodynamics. What is zeroth law of thermodynamics? If system A is in thermal equilibrium with system B and system B is in thermal equilibrium with system C, then A is in thermal equilibrium with C. Simple example, मैथ्स के हिसाब से बोलोगे तो इफ A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, देन A इक्वल टू सी। देखो ऐसा है, हमारे पास तीन सिस्टम है, इमेजिन 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 हमारे पास A सिस्टम है which is in thermal equilibrium with, let us say, B, right, let us say B system is in thermal equilibrium with C। तो होगा क्या, पहले तो क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हाट डू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इज सेम, मतलब हीट विल नॉट फ्लो नाउ, हीट का फ्लो होता है whenever there is difference of temperature। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इन दोनों सिस्टम को बहुत टाइम तक हमने कांटेक्ट में छोड़ दिया, मतलब जितना भी हीट एक्सचेंज होना था हो गया। अब होगा क्या, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब बी ने भी सी के साथ हीट एक्सचेंज कर लिया है। इसका मतलब ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ का टेम्परेचर टी तो यहाँ का भी टी। बी और सी थर्मल में मतलब टी एंड टी, तो ए एंड बी आर आल्सो इन, ए एंड सी आर आल्सो इन thermal equilibrium. So if A system is in thermal equilibrium with B, B is in thermal equilibrium with C, then A is in thermal equilibrium with C. यहाँ तक clear? अब I want to know what do you mean by thermodynamic equilibrium. Thermal equilibrium और thermodynamic equilibrium ये दो अलग अलग चीजें हैं। What is thermodynamic equilibrium?
when the system is in three different equilibriums. एक है थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल एंड केमिकल। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब बेसिकली टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम इज सेम, कांस्टेंट टेम्परेचर है। दूसरा होना चाहिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन द सिस्टम। सिस्टम में कहीं पे भी देखोगे तो फोर्सेस आर बैलेंस्ड, इसको आप बोलते हो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब ये होता है देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल प्रोसेसेस इन द सिस्टम। कोई भी केमिकल रिएक्शन चालू नहीं है, सब सेटल हो गया, स्टेबल सिस्टम है। तो सच ए सिस्टम इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तीन इक्विलिब्रियम होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर? नाउ आई वांट टू नो what is thermodynamics का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एनर्जी कंजर्वेशन, वेरी गुड, बट व्हाट इज दैट? वर्क डन ऑन द सिस्टम and heat supplied to the system appears as change in internal energy and work done. For example, मेरे पास एक सिस्टम है एंड रिमेंबर मैं जब सिस्टम बोल रहा हूं तो यहाँ पे सिस्टम कौन सा होता है? गैस। तो वी हैव अ गैस सिस्टम हियर, वी हैव अ सिस्टम एंड देन रिमेंबर हमारे पास एक सिस्टम था, हमने इस सिस्टम को रिमेंबर हमने इस सिस्टम को हीट सप्लाई किया। इफ यू सप्लाई हीट टू दिस सिस्टम, देयर इज अ मूवेबल पिस्टन हियर, यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन भी है। यू आर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, हीट सप्लाई इज लेट अस से Q। ये हीट सप्लाई दो काम करता है, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और दूसरा वर्क डन करता है। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम आप इसको डेल्टा Q भी लिख सकते हो, इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, राइट? यहाँ तक क्लियर? देन आई वांट टू नो व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Second law, important. Air conditions, refrigerators, all of this work because of second law of thermodynamics. What is second law of thermodynamics? Yes. There is something relation between work and heat. Work can be completely converted into heat, but heat cannot be completely converted into work. तो आप वर्क को पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वो समझेगा जब हम रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो इतना बेस पता होना चाहिए आपको टू सॉल्व थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन, और थोड़ा पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज CV फॉर मोनोएटॉमिक गैस। 3/2 क्या? R, 3R/2 is specific heat, molar specific heat at constant volume for a monoatomic gas. What is Cp? 5R/2. What is gamma? Cp/Cv मतलब 5/3, 5/3 for a rigid diatomic. What do you mean by rigid? Rigid मतलब दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो फिक्स है, फिक्स, it cannot change. So what is Cv for rigid diatomic? 5. ओके, मुझे ये पूछना पड़ेगा अब, जितना आप आंसर गलत दोगे उतना ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। What are degrees of freedom? What do you mean by degrees of freedom? Have you heard of something called as law of equipartition of energy? Yes. So what is degree of freedom? चलो कोई दिक्कत नहीं। Look, listen. मेरे पास एक मोनो एटॉमिक गैस है। If I supply energy to this, what are the different possible ways in which it can absorb or consume energy? क्या होगा? एनर्जी दे दी तो इट विल स्टार्ट मूविंग।
it will start moving in XYZ direction, right? Correct. तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो तीन तरीके से ये एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके एक्स वाई और जेड चेंज करेगा। मतलब ये इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तीनों डायरेक्शन में बढ़ेगा। मतलब हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, राइट? करेक्ट। तो ये बताना चाहिए। तो degree of freedom is the number of possible ways in which a molecule or a atom can absorb energy। तो मोनो एटॉमिक तो सिंगल एटम है, ये ले लेके करेगा क्या, एक्स वाई जेड में आएगा, मतलब इट विल स्टार्ट मूविंग। तो थ्री वेज है, वन टू चेंज इट्स एक्स, टू चेंज इट्स वाई एंड टू चेंज इट्स जेड। ऐसा याद रखना उसको। यू हैव रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, एनर्जी दे दी। तो तीन तो हो गए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब एनर्जी लेके एक्स वाई जेड, और दो हो गए रोटेशनल, बिकॉज इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, इट कैन टेक अप एनर्जी एंड स्टार्ट रोटेटिंग। या तो रोटेट होगा या फिर ट्रांसलेट होगा या दोनों ही होगा। अब रोटेशन के दो पॉसिबिलिटी है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। कनेक्टेड, यू कैनॉट स्किप। ऐसा मॉलिक्यूल है, एक तो अंदर बाहर, वन मॉलिक्यूल गोइंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, अदर इज गोइंग इन, तो एक रोटेशन ये हो गया। एक रोटेशन मैंने आपको बता दिया, एक रोटेशन ये है इन द प्लेन। तीसरा अपनी जगह पे, लेकिन उसको एनर्जी लगता नहीं है। व्हाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो। व्हाट इज इनर्शिया? टेंडेंसी टू अपोज चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडी। जब टेंडेंसी टू अपोज जीरो है तो एनर्जी क्यों लगेगा, अपने आप चेंज होगा, राइट? अब वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज जीरो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो क्यों है? क्यों है जीरो? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे मास खुद एक्सिस पे बैठा है, डिस्टेंस कितना है? जीरो। तो तीन रोटेशन में से एक का इनर्शिया ही नहीं है, तो एनर्जी लगेगा क्या उसको? नहीं। एनर्जी यूज होगा क्या? नो। तो रोटेशन के कितने? दो। ट्रांसलेशन के कितने? तीन। तो कितने? पांच। पांच। वेरी गुड। अभी सिर्फ सुनते जाओ, क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम में आएगा। अब इमेजिन मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं है, स्प्रिंग जैसा है। अब एनर्जी दे दिया, तो ट्रांसलेशन के, रोटेशन के, वाइब्रेशन के दो। अब बोला दो कैसे वाइब्रेशन के? वाइब्रेशन के दो कैसे, उसको समझने का तरीका अलग है। वाइब्रेशन के दो ऐसे कि इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, मतलब द एटम्स विल स्टार्ट परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। व्हेन दे आर परफॉर्मिंग लीनियर मोशन दे हैव वेलोसिटी, मतलब देयर इज अ टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक गया काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा, यू नो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर? सिंपल हार्मोनिक मोशन सीखा है ना हमने, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब ये वाइब्रेट हो रहे थे तो डिस्टेंस भी चेंज हो रहा था, डिस्टेंस चेंज होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। तो एक टर्म आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो वाइब्रेशन के कितने, रोटेशन के कितने, ट्रांसलेशन के कितने, तो कितने? 7। अब ये याद रख लेना। अब हाउ कैन यू मेक थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सिंपल? इज रिमेंबर CV, remember this, is degree of freedom by 2 into R। मैंने बोला मोनो एटॉमिक, तो इमीडिएटली पता होना चाहिए F is 3, तो 3R by 2। और आपको पता होना चाहिए मायर्स रिलेशन, CP इक्वल टू CV प्लस R। इसका अलग ही स्टोरी है, वो बताता हूँ मैं आपको। यह कहाँ से आया, माइनस की प्लस वो क्यों आया, बताता हूँ वो भी, पहले वो भी समझ लेंगे। ये सिस्टम है हमारे पास। I have two systems। एक सिस्टम में remember this, one system is a system in which you have constant volume,
the amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius is called as specific heat. The amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram mass by 1 degree Celsius is principal specific heat. The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius is molar specific heat. अब दो टाइप के स्पेसिफिक हीट होंगे, एक होगा मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट। अब ये सीईटी मध्ये लागेल, सीईटी में लगेगा, ध्यान दें यहाँ पे, ये सीईटी में लगने वाला है कॉन्सेप्ट। अब रिमेंबर, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो जो भी हीट हमने दिया उसने एक ही काम किया, कौन सा? डेल्टा यू, राइट? तो हीट कम लगेगा ना, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कम लगेगा, सिंपल। यहाँ पे मैंने हीट सप्लाई की, दो काम किए उसने, कौन से दो? वर्क डन। तो इधर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट सप्लाई होगा, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो याद रखना, Cp is Cv प्लस नॉट माइनस, प्लस आर। क्लियर यहाँ तक? यस। तो अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv कितना है? 3r/2। तो Cp कितना आएगा? 3r/2 प्लस r। तो कितना आएगा? ये 1.5 है, ये 1 है, 2.5 मतलब 5/2 r। अभी मैं गामा रेशो लेता हूं, अगर मतलब Cp/Cv करता हूं तो क्या आएगा? 5r/2 अपॉन 3r/2, कैंसल तो कितना? 5/3, करेक्ट? तो जैसे ही लिखा होगा फॉर अ गैस गामा 5/3, विच गैस इज दिस? मोनोएटॉमिक। अब मुझे बताओ डायटोमिक गैस के लिए Cv क्या आएगा? F कितना था? F कितना था? 5। 3 ट्रांसलेशन के, 2 रोटेशन के। तो फिर ये कौन सा है? रिजिड डायटोमिक है, रिजिड डायटोमिक। रिजिड डायटोमिक में 5, तो 5r/2। व्हाट विल बी Cp? 5r/2 प्लस r, तो कितना? 7r/2। व्हाट विल बी गामा रेशो? 7/5, करेक्ट? जो अगला पहला ही क्वेश्चन में लगने वाला है, ये देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है। इंजन टेक्स इन 5 moles of air at 20 degree and 1 atmospheric pressure and compresses it adiabatically. Are you adiabatic? Good. To 1/10 of its original volume, assuming air to be diatomic. क्या चाहिए गामा? 7/5। और जब रिजिड या नॉन रिजिड नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेते हो? रिजिड। गुड। देन आ जाता है नॉन रिजिड। नॉन रिजिड के लिए हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यू हैव? कितने? 7। तो व्हाट इज Cv? 7r/2। व्हाट इज Cp? 9 क्योंकि 7/2 r प्लस r, तो आ जाएगा 9r/2। व्हाट विल बी गामा? 9/7। अब लुक एट द नंबर्स, ये क्या है? ये क्या है? सॉरी, 5/3। 2 बढ़ा दो, 2 और 2 बढ़ा दो, 7/5। 2 बढ़ा दो, 9/7 हो गया। ये तीनों गैसेस का क्लियर है तक? तो ये सब पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो लेट अस गो टू फर्स्ट क्वेश्चन, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मतलब ये JEE का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। An engine takes in 5 moles. Number of moles of gas, small n, is 5 at 20 degrees Celsius and 1 atmosphere, and compresses it adiabatically to 1/10 of the original volume. Final volume is 1/10 of initial. So V2 is given by 10. Assuming air to be diatomic, मतलब कितना? 7/5, made up of rigid molecules, आगे बोल दिया वैसे, right? The change in the internal energy delta U, right, during this process comes out to be x kilojoule. The value of x to the nearest integer is,
तो वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर x। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज डेल्टा u। व्हाट इज डेल्टा u? व्हाट इज डेल्टा u? आंसर क्या 45 के आसपास कुछ आता है, आई डोंट रिमेम्बर रियली, बट एनीवेज व्हाटएवर इट इज, व्हाट विल बी डेल्टा u? मैंने अभी बताया CV तो नहीं लिख सकते ना, क्यों लिख सकते? वॉल्यूम इज चेंजिंग, तो क्या लिखोगे? NCP डेल्टा T। अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? रिमेंबर N पता है, CP भी पता है। व्हाट इज CV? कौन सा गैस है? Digit diagram rate. What was CV? What will be CP? 7R by 2. So what will be CP? 7R by 2. Correct? Sure. देखते हैं. We'll see. Good. Delta T. Delta T is final temperature minus initial temperature. Initial दिया है, कितना है? 20 डिग्री। लेकिन फाइनल कहाँ पता है? नहीं पता, तो फाइंड करो। कैसे फाइंड करते हो? क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। और क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। तो आपको पता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ये भी पता होना चाहिए, पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, फॉर एडियाबैटिक पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट, या फिर टीवी रेज टू गामा -1 इज कांस्टेंट। तीन रिलेशन होते हैं, एक पीवी का, एक टीवी का, एक पीटी का। पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट, टीवी रेज टू गामा -1 कांस्टेंट, और तीसरा है पीटी। मैं आपको बता देता हूँ एक कैसे बनता है, बाकी आपका असाइनमेंट। पीवी रेज टू गामा इज कांस्टेंट। आइडियल गैस बोला है वहां पे, आइडियल गैस। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? पीवी इक्वल टू एनआरटी। हमको रिलेशन किसका चाहिए था? टी और वी का। मतलब पी नहीं चाहिए, तो पी का सब्स्टिट्यूट करोगे एनआरटी बाय वी, और वी रेज टू गामा। एनआर क्या है? कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। इसको शिफ्ट कर देंगे तो टी वी रेज टू गामा, और ये क्या है? वी रेज टू -1। कांस्टेंट अपॉन अनदर कांस्टेंट इज अगेन अ न्यू कांस्टेंट। तो क्या आ गया? टी वी रेज टू गामा -1 इक्वल टू अ कांस्टेंट। दिस इज हाउ यू कैन मेक रिलेशंस। अब पी और टी का खुद करोगे, यू हैव टू डू दिस एनीवेज। अब आइडिया ये है कि हमको T2 चाहिए, T2 चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो T1 V1 रेज टू गामा -1 इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा -1। तो T2 कितना आएगा? T1, और क्या आएगा? V1 by V2 रेज टू गामा -1। व्हाट इज V1 by V2? 10 है, 10। दिस इज 10। व्हाट वाज T1? 20। व्हाट इज गामा? 7 by 5 -1, तो कितना? 2 by 5। अब 10 रेज टू 2 by 5 कैसे फाइंड करोगे? तो इट्स डिफिकल्ट थिंग। 10 का स्क्वायर 100 का फिफ्थ रूट। तो ये वैल्यू या तो दी होगी, या तो फिर आपको टेबल्स दिए होंगे, फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉट एवर इट इज, इन एनी केस यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ T2। T2 की क्या वैल्यू मिल रही है सॉल्व करने के बाद? आई हैव ऑलरेडी डन दिस। तो ये आएगा। वेल बाय द वे, एक छोटी सी दिक्कत भी है, वेरी स्मॉल प्रॉब्लम। यू नो, डू यू सी व्हाट इज दैट स्मॉल प्रॉब्लम? आई गिव यू अ हिंट। जब आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हो, वो टी, कैपिटल टी का मतलब क्या होता है? हाँ, टेम्परेचर वो तो है, बट इन विच स्केल? एब्सोल्यूट। व्हाट इज एब्सोल्यूट? केल्विन। तो यहाँ पे ये 20 लिख के नहीं चलेगा, ये 293 लिखना पड़ेगा। 273 + 20। तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद आई एम गेटिंग 243 पॉइंट समथिंग। लेट मी चेक, वो करके रखा है मैंने। तो इट इज आफ्टर सॉल्विंग 10⁵ into 293, 736 केल्विन आ रहा है ये। 736 केल्विन, राइट? T2 is how much? 736। देन T2 मिल गया। अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा वो, तो कितना आएगा? 5 × 7R/2
इंटू कितना 736 माइनस कितना 293, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर 8.3, वैल्यू ऑफ आर पता होनी चाहिए 8.3, 5 इंटू 7 इंटू 8.3 इंटू हाउ मच इज दिस, ये 300 पकड़ लो पहले, 300 और 736 436 और ऊपर के साथ 443 बाय 2, राइट। इसको 444 मान लोगे तो भी चलता है 444, या फिर नहीं तो और सिंप्लीफाइड वर्जन ढूंढना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, रफली रफली फोर 43 किलो जूल में पूछा है ना, याद रखना। You are taking too much of time. You are taking too much of time. चलो, good. Pay attention. Done. Time over. 1 जा 4 जा 4 5 जा 20 27 जा 140, roughly 140 into 443 6202, correct? So 6202, this is what you are telling me, not correct, this is not correct, ऐसा नहीं आएगा ये। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि और एक असाइनमेंट बढ़ेगा कैलकुलेशन का, तो डू कैलकुलेशन एंड यू शुड गेट अराउंड 46 47 के आसपास इनटू ऑफ कोर्स 10 पावर 3, क्योंकि ये किलो जूल में आएगा, तो इट इज इन किलो जूल, तो नियरेस्ट आंसर इज x किलो जूल, तो ये आना चाहिए आपका हाउ मच 46 47। so done, this is how you are supposed to solve this question. You know why not we are getting correct answer, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पूछा था, पक्का ये 7/2 आएगा क्या, आपने बोला हाँ हाँ। व्हाट इज CP? व्हाट इज CP? Diatomic gas. What is CV? 5/2. What is CP? 7/2। अब सोचो कि गड़बड़ कहाँ की है, यू शुड थिंक कि कहाँ पे गलती हो सकती है। इन्होंने जिन्होंने आंसर दिया है, यहाँ पे दो सोर्स ऑफ एरर है, 2। एक तो यहाँ पे CV लिखा होगा, यहाँ पे CV लिखा होगा, CV लिखा होगा तो यू विल नॉट राइट डाउन, 7 बट यू विल राइट डाउन 5, करेक्ट 5। तो 5 अगर हो गया तो इजी है ना, 5 इंटू 5 25, ये 1 था ये 4 था, 25 इंटू 4 100, 443 इंटू 100 रफली 44, डन, राइट। या दूसरी गलती भी हो सकती है, गैस का जो टाइप है वो चेंज कर दिया तो भी आंसर चेंज होगा, राइट। तो या तो यहाँ पे डाला होगा CV, राइट, अदरवाइज गैस का टाइप चेंज करना पड़ेगा, गैस को क्या बोलना पड़ेगा, मोनोएटॉमिक। तो अब हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही है, 60 to 60 डजंट मैटर, दिस इज व्हाट यू विल गेट। एक कंफ्यूजन याद रखना, मैं वापस बता रहा हूँ,
बहुत सारी जगह पे इसको CV ही बोला है, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो यू विल हैव टू डू करेक्शन। तो 60 किलो जुलाई आपका आंसर।